नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 7th एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और इससे आपका पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं होगी। तो यहाँ पर जो चैप्टर है उसका नाम है फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, और इसमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी है इस चैप्टर में। मतलब ये दो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, इसी से रिलेटेड हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो होती है उसमें जो मेन सोर्स ऑफ पावर होता है वो क्या होता है। तो डेमोक्रेसी पहले समझ लीजिए होती क्या है। तो जहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है, तो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, बाय द पीपल होनी चाहिए, फॉर द पीपल होनी चाहिए और ऑफ द पीपल होनी चाहिए। बाय द पीपल मतलब उसको लोग इलेक्ट करेंगे, फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए इलेक्शंस होते हैं, मतलब लोगों के लिए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है कि वेलफेयर पॉलिसीज चला सके गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं एक तरीके से डेवलपमेंट कर सके। और ऑफ द पीपल मतलब ये है कि जो लोग हैं उन्हीं में से ही कुछ लोग सरकार में रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं लोगों के। तो आर्मी गलत है, रिलीजियस लीडर गलत है, इसमें पीपल विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए नॉट लगा हुआ है, मतलब आपसे पूछा गया है गवर्नमेंट का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है। तो मैनेजिंग रिलेशनशिप विद द कंट्रीज विद अदर कंट्रीज बिल्कुल सही है। तो ये तो एक फंक्शन होगा गवर्नमेंट का। जैसे आपने देखा होगा इंडिया जो है वो अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग तरीके के रिलेशंस बना के रखती है। जैसे रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के, यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। अगर आप देखेंगे अरब नेशंस में यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन सब के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं। पुअर रिलेशंस में देखा जाए तो जैसे पाकिस्तान है, ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जिसमें इंडिया के अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। तो सेलिंग मूवी टिकट्स ये गलत है, सरकार का काम मूवी टिकट्स बेचने का नहीं है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ये तो है ही है सरकार का काम, एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ये भी सरकार का ही काम है। व्हाट इज द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए लेजिस्लेचर क्या होती है। तो तीन चीजें होती हैं, पहले आपको बता दें, एक लेजिस्लेचर होती है, दूसरी एग्जीक्यूटिव होती है, और तीसरी जो होती है जुडिशरी होती है। ठीक है, तीनों का काम जो है लॉ से रिलेटेड है। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ को क्रिएट करता है, ठीक है, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी क्या करता है, चेक करता है लॉ को कि लॉ जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है। तो ये तीनों के काम है। तो इन्फोर्सिंग द लॉज ये एग्जीक्यूटिव का काम है, गलत हो जाएगा ऑप्शन। मेकिंग द लॉज ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव पूछा गया था। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ को बनाना। जजिंग क्राइम्स गलत है, फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ये भी गलत है। इन आर डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन थ्रू। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो कैसे चूज किए जाते हैं, कैसे उनका चुनाव होता है। तो इलेक्शंस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, कि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता है, वो होता है मेंबर ऑफ लोकसभा का चुनाव, मेंबर ऑफ लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, इलेक्शंस होते हैं। तो ये जो मेंबर ऑफ लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव हैं ये मेंबर ऑफ लोकसभा, जिनको एक तरीके से सांसद कहा जाता है। ठीक है, तो वो इलेक्शन के थ्रू ही इलेक्ट होके आते हैं। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स द फंडामेंटल रूल्स फॉर मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो जो ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्री अगर कोई भी होती है, तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री के जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं वो किस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। जैसे इंडिया का भी आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही क्या कहलाता है, एक तरीके से फंडामेंटल रूल्स कहलाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हु इज पार्ट ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे भारत में है जहां पार्लियामेंट होती है, ठीक है, तो पूछा गया है कि ऐसा कौन होता है जो दोनों का पार्ट होता है, जो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होगा और जो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होगा। तो जजेस नहीं है, सिटीजन्स भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ये होते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अगर आप देखेंगे लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं, वो क्योंकि वो सांसद भी हैं, और वो एग्जीक्यूटिव हैं, इसका मतलब वो मिनिस्टर्स हैं, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में आएगा, लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट नहीं आता है। प्रेसिडेंट का कोई ऐसा चुनाव नहीं होता है कि वो जाके लोकसभा या राज्यसभा में बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक अलग ही अथॉरिटी है जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं।
व्हाट कंडीशन अलाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू कंटिन्यू वर्किंग इन इंडिया? तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो अलाउ करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि वो इंडिया में वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए भारत में अगर आप देखेंगे तो है क्या, जैसे मान लीजिए लोकसभा में अगर कहा जाए 500 सीट्स हैं, तो जिस पार्टी के पास 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, मतलब 251 सीट्स होंगी, वो अपनी क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। अब होता क्या है कि जो 500 सीटें हैं इनमें से 15% ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको मिनिस्टर्स बनाया जा सकता है, और उन मिनिस्टर्स में भी जो सबसे ऊंचे पायदान के मिनिस्टर्स होंगे, मतलब सबसे हाई लेवल के मिनिस्टर, जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, ऐसे ऐसे और बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे आ जाएंगे 15% वाले, ठीक है। अब ये जो 251 सीट्स वाले हैं यही केवल मिनिस्ट्री बना सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना सकते हैं। अब जो दूसरी पार्टी है, जैसे मान लीजिए उसको 200 सीट्स मिली हैं, क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्रिएट कर सकती हैं? तो गलत, नहीं क्रिएट कर सकती हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए लोकसभा में। कॉन्फिडेंस का मतलब यही है कि आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए लोकसभा में, ठीक है। इन अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। अब देखिए प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जब होती है, जैसे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहाँ पर है, यूएसए में है। तो यूएसए में आपको पता होगा, जैसे इस समय जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। तो उसका इलेक्शन कैसे हुआ, तो उसको लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया है। लेकिन भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है भारत में, याद रखिएगा। क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इस समय इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है ये आपको इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलो अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी? अब देखिए इनमें से किसके पास कौन फॉलो करता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, तो यूएसए में जो है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, ठीक है। बाकी इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, यूके हो गया। यूके में तो प्रेसिडेंशियल नहीं है, यूके में भी पार्लियामेंट्री है, इंडिया में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ऑस्ट्रेलिया में भी जहाँ तक वही है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया वाले को। व्हाट डज सेपरेशन ऑफ पावर मीन? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है। ऑल पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि सारे पार्ट जो गवर्नमेंट के होंगे साथ में काम करेंगे, नहीं। नो गवर्नमेंट ऑर्गन हैज एनी पावर, बिल्कुल गलत। थर्ड में दिया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी वर्क इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल सही। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि जैसे लॉ है, ठीक है, लॉ को क्रिएट करने का काम किसका था, लॉ को क्रिएट करने का काम था लेजिस्लेचर का। लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका था, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम था एग्जीक्यूटिव का। लॉ को चेक करने का काम किसका था, तो ये था जुडिशरी का। तो ये तीनों इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि लॉ बनाने का काम जुडिशरी कर रहा है, तो जुडिशरी लॉ को क्रिएट नहीं कर सकता है, लॉ को केवल वो चेक करेगा। तो इस तरीके से पावर क्या है, सेपरेटेड है, सबको अलग अलग पावर्स दी गई हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कोई लॉ क्रिएट किया, तो इसको चेक करने का काम कौन करेगा, जुडिशरी चेक करेगा कि इसने लॉ क्रिएट किया है वो ठीक है या गलत है। इसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करती है, लॉ को अप्लाई कर रही है, ठीक है। और मान लीजिए एग्जीक्यूटिव लॉ को अप्लाई नहीं कर रही है, तो इस पे प्रेशर कौन डालेगा, इसके ऊपर प्रेशर डालता है लेजिस्लेचर की, तुम लॉ को अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। बहुत सारे इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी होते हैं, तो वो सब हम चर्चा भी नहीं करेंगे। इन इंडिया व्हाट इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड? देखिए दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट में, एक होती है लोअर हाउस और एक होती है अपर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस नाम से पता चल रहा है, लोअर मतलब लोकसभा, ठीक है, लोकसभा कहते हैं इसको। इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सब इलेक्टेड होते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं। अपर हाउस जो होता है इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्यसभा। ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, दिल्ली में है। राज्यसभा कहा जाता है, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट, मतलब उनका इलेक्शन तो होता है लेकिन लोगों के द्वारा नहीं होता है। तो फिलहाल पूछा गया था लोअर हाउस को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की?
अब बताना है कहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की है, मतलब कहाँ पर राजशाही है, राजा शासन कहाँ करता है, तो यूके में तो नहीं करता, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं करता, इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मोनार्क होल्ड्स ऑल पावर, रिलीजियस लीडर्स रूल द कंट्री। अब देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ पर है, यूके में है। अब वहाँ पर जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर और सीधे मोनार्क होता है। तो जैसे मान लीजिए जो वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करती है, बहुत पावरफुल पार्लियामेंट होती है वहाँ की, और वो क्या करती है कि सारे नियम कानून बनाती है, लॉज बनाती है, और ये लॉज बनाने के बाद इसको साइन, क्योंकि लॉ तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है जब तक उसका हेड जो है स्टेट का साइन नहीं करेगा उस लॉ को, ठीक है, रेटिफाई नहीं करेगा लॉ को। तो ये करने का काम कौन करता है, वहाँ पर मोनार्क करता है। तो मोनार्क का काम केवल साइन करना है, एक तरीके से वो कोई अपनी मतलब पावर, एक्सेसिव पावर को यूज नहीं कर सकता है। तो किंग और क्वीन हैज ओनली सेरिमोनियल पावर, केवल सेरिमोनियल पावर होती है इसके पास में। जैसे इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट जो है वो केवल साइन करता है, हालांकि इसके पास तो बहुत सारी पावर्स और भी हैं, लेकिन जो रियल पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, या कह सकते हैं किसी भी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में। तो सी ऑप्शन इसमें फिलहाल सही है। विच कंट्री फॉलो बोथ थियोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन गवर्नमेंट। तो थियोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कौन फॉलो करता है, तो देखिए थियोक्रेसी और डेमोक्रेसी की बात करी गई है। तो थियोक्रेसी का मतलब ये है कि रिलीजन के हिसाब से जहाँ पर गवर्नेंस होता है, रिलीजियस लीडर जहाँ पर गवर्नेंस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, उनको थियोक्रेसी कहते हैं। जैसे ईरान में है, तो ईरान इसका सही हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होते हैं, ठीक है, तो ईरान विल बी द करेक्ट आंसर। अ डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर। अब देखिए डिक्टेटरशिप क्या होता है, डिक्टेटरशिप जैसे आपने सुना होगा सबसे खतरनाक डिक्टेटर के बारे में, एडोल्फ हिटलर, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से डिक्टेटरशिप थी, मतलब एक ही जो पर्सन है वो सारे डिसीजंस लेगा। अब एक ही पर्सन सारे डिसीजन लेगा तो किस तरीके के डिसीजन होंगे, आप वर्ल्ड वॉर 2 में देख चुके हैं। ओनली रिलीजियस लीडर्स रूल, बिल्कुल गलत। लॉज आर मेड बाय पार्लियामेंट, बिल्कुल गलत। पावर लाइज विद द पीपल, बिल्कुल गलत। वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप होल्ड्स ऑल दी पावर, ये बिल्कुल सही है कि एक ही पर्सन हो सकता है या छोटा सा एक ग्रुप हो सकता है जिसको सारी पावर प्रोवाइडेड है, उसको क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ओलिगार्की क्या होता है। तो देखिए ओली, जब भी आपको शब्द मिले ओली, ओली का मतलब होता है 2 से 10 लोग जहां पर होते हैं उस ग्रुप को कहते हैं ओली, ठीक है। तो ओलिगार्की का मतलब क्या हो जाएगा, तो कुछ पावरफुल इंडिविजुअल्स या फैमिलीज हैं जो रूल कर रही हैं, उसको क्या कहते हैं, ओलिगार्की कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रूल बाय मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बिल्कुल गलत है। रूल बाय मोनार्क, मोनार्की हो जाएगा। बेस्ड ऑन रिलीजियस लॉज, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स थियोक्रेसी। अब थियोक्रेसी जैसे पूछा ही गया था आपसे क्या होता है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल गलत, ये तो डेमोक्रेसी हो जाएगा। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड लेड बाय रिलीजियस लीडर्स, ये बिल्कुल सही है। क्या है कि गवर्नमेंट जो है ये रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, और इसको लेड कौन करता है, रिलीजियस लीडर्स इसको लीड करते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या होती है। अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अथॉरिटी टू मैनेज अ कंट्री। तो दो काम मेनली आपको यहाँ पर देखने हैं कि गवर्नमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, और इनके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि ये क्या करते हैं, कंट्री को मैनेज करते हैं, इसको गवर्नमेंट कहा जाता है। अब गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि लॉ को क्रिएट करते हैं, उनको इन्फोर्स करते हैं, जस्टिस और ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, और ये मेनली काम किसका है, कोर्ट्स का होता है कि ये जस्टिस प्रोवाइड करेंगी, ऑर्डर एक तरीके से बना के रखेंगी सोसाइटी में। तो जस्टिस का मेनली काम जो है वो किसका है, कोर्ट का भी है। हालांकि देखा जाए तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो भी जस्टिस के लिए ही काम करते हैं। लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं गवर्नमेंट के, तो पहला लॉ ऑर्डर को मेंटेन रखना है, कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा उत्पात ना हो सके, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो सके, कोई दंगा फसाद ना हो सके, इसी को कंट्रोल करने कहते हैं लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जैसे एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर, आपने देखा होगा सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, तो ये सब गवर्नमेंट उसको फंक्शन कर रही है। मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड नेशनल डिफेंस, तो नेशनल डिफेंस को मैनेज करना।
ठीक है, इकोनॉमी को मैनेज करने का काम भी किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होती है? तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर जो पावर है वो किस में लाई करेगी? लोगों में लाई करेगी। हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोटिंग, और लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं वोट करके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट आर द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड? अब देखिए थ्री मेन फंक्शंस क्या होते हैं गवर्नमेंट के? तो एक लेजिस्लेचर हो गया या लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो गया, जुडिशियल फंक्शन हो गया। लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या है कि लॉ को बनाने का काम करना है गवर्नमेंट को। एग्जीक्यूटिव में क्या है कि इम्प्लीमेंट करने का काम करना है गवर्नमेंट को। और तीसरा क्या है? जुडिशियल में इंश्योरिंग लॉज आर फॉलोड, तो ये चेक करता है कि लॉ जो है बनाए गए फॉलो हो रहे हैं, उनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वायलेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को चेक करने का काम जुडिशरी का है या जुडिशियल फंक्शंस होते हैं ये। हाउ डज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर्क? अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे काम करती है? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता क्या है कि सिटीजन जो है वो अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे उनकी बातों को, मतलब लोगों की बातों को वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पहुँचा सके? एक तरीके से संसद में या पार्लियामेंट तक पहुँचा सके। अब जब उनकी बातों को पहुँचाएगा पार्लियामेंट तक, तो पार्लियामेंट क्या करेगी? लॉ बनाएगी। ठीक है, दीज लीडर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल बाय द पीपल थ्रू रेगुलर इलेक्शंस। अब वो बात पहुँचा रहा है कि नहीं पहुँचा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि लीडर केवल अपनी ही बात कर रहा है या बात ही नहीं कर रहा है या पता चला जा ही नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया? अकाउंटेबिलिटी है। और अकाउंटेबिलिटी क्या है कि अगले साल फिर इलेक्शन होगा, फिर तुम खड़े होगे, अगर बात नहीं पहुँचाओगे, हमारे लिए काम नहीं करोगे, तो हम तुमको अगली बार इलेक्शन में वोट नहीं देंगे और तुम वहाँ से हट जाओगे, दूसरे को बैठा देंगे। व्हाट मेक डिफरेंट गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, तो वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस जो हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? हु होल्ड पावर। जैसे अगर आप मोनार्की में देखेंगे तो मोनार्की में किंग होगा या क्वीन होगी जिसके पास पावर्स होगी। डेमोक्रेसी में देखेंगे तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, या लोग होते हैं जिनके पास पावर्स होती हैं। इसके बाद थियोक्रेसी देख सकते हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं जिनके पास पावर्स होती है। हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड? अब गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हो रही है? ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट मोनार्की है तो मोनार्की में गवर्नमेंट जो होगी वो हेरिडिटरी होगी। जैसे आज किंग है, कल उसका जो लड़का होगा वो किंग बनेगा, फिर उसका अगला जो लड़का होगा वो किंग बनेगा, तो वो हेरिडिटरी हो जाएगा। अब अगर आप डेमोक्रेसी में देखेंगे तो इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। तो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इट्स पार्ट, तो मतलब एक तरीके से भी बोला गया है कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे किंग है, ठीक है, जहाँ पर मोनार्की है तो वहाँ पर वेलफेयर का कोई बात नहीं होती है, वहाँ सोशल वेलफेयर की ज़्यादा कोई बात नहीं होगी। किंग क्या करता है? अपनी इकोनॉमी को ही केवल सही करता है, मेनली इकोनॉमी का ही काम उसका होता है कि अपना खजाना बढ़ाना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफेंस को बढ़ाना, ये सब चीज़ों ये काम होता है मेनली मोनार्की का। ह्यूमन वेलफेयर का काम नहीं है ज़्यादा उसका। लेकिन डेमोक्रेसी अगर आप देखेंगे, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि वो वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। गोल्स और वैल्यूज से, इनके गोल्स क्या हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, ये भी अलग एक तरीका है जिससे हम लोग अलग अलग गवर्नमेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के मेनली दो टाइप होते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है जो इंडिया में देखने को मिलेगी, ठीक है, इसमें होता क्या है, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो पार्ट होती है किसका? लेजिस्लेचर का। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है। अब इसमें अगर आप देखेंगे जो एग्जीक्यूटिव होती है वो इंडिपेंडेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब आप समझा करिए ऐसे मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर के, मतलब वो लेजिस्लेचर में से नहीं आएंगे। जो प्रेसिडेंट होगा वो अपने आप से किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है। मिनिस्टर वही बनेगा जो लोकसभा का मेंबर होगा, मतलब जो लेजिस्लेचर का पार्ट होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्रेसिडेंशियल में यूएसए एग्जाम्पल है। व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर? हाउ इज प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक इंडिया? अब देखिए प्राइम मिनिस्टर कैसे सेलेक्ट होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो जो जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था लोकसभा है, लोकसभा में 500 सीट्स थी, और जैसे मान लीजिए कोई ए पार्टी है जिसके पास कितनी सीट्स आई? 251 सीट्स आई। अब ये 251 जो लोग जीते हैं इनमें से एक तरीके से वोटिंग होगी या ये लोग एक मत हो जाएंगे कि हम अपना लीडर एक्स पर्सन को इलेक्ट करते हैं, मतलब एक्स पर्सन को चूज करते हैं, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए 251 है तो 251 में एक ऐसा कोई पर्सन होगा
जिसपे ज़्यादातर लोग क्या होंगे, सहमत होंगे कि हाँ इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, लेकिन वो 251 में से ही होगा। अगर मान लीजिए ये लोग कहते हैं नहीं इनमें से कोई ऐसा नहीं है, हम तो किसी जेड को बनाना चाह रहे हैं और जेड 251 में नहीं है मान के चलिए, तो जेड को क्या होता है 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होती है, मतलब इस 251 में शामिल होना होगा। मतलब हो सकता है कोई सीट खाली हो जाए या खाली करा दी जाए और इनको वहाँ पर अंदर इलेक्शन के थ्रू ले लिया जाएगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल आप बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर इज चूजन फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो इलेक्टेड मेंबर्स में से वो चूज किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे हैव कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। मतलब जब तक मेजोरिटी होगी लोकसभा में तब तक ये लोग एक तरीके से मिनिस्टर्स बने रहते हैं। हाउ इज प्रेसिडेंट चूजन इन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब देखिए प्रेसिडेंट कैसे चूज किया जाता है, तो डायरेक्टली चूज किया जाता है लोगों के द्वारा। जैसे हमने देखा था यूएस में डोनाल्ड ट्रंप, तो ये कैसे इसका इलेक्शन हुआ है, तो लोगों ने डायरेक्टली इसको ही वोट दिया है और ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, लेजिस्लेचर से इसको कोई खास मतलब नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर अभी हम लोग ने देखा था कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, और तीनों क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता है। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती है, लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना सकती है, एग्जीक्यूटिव कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस, मतलब एक दूसरे को क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल होगा तो आपके स्कूल में कुछ टीचर्स होंगे, जैसे मान लीजिए ABCD टीचर्स हैं, इनके ऊपर मान के चलिए कोई कोऑर्डिनेटर होंगे। जैसे मान लीजिए A और B पे मान लीजिए X कोऑर्डिनेटर है, C और D पे Y कोऑर्डिनेटर है, और इन दोनों कोऑर्डिनेटर को कौन चेक कर रहा होगा, प्रिंसिपल चेक कर रहा होगा। तो सब लोग अपना काम तो इंडिपेंडेंटली कर रहे होंगे, जैसे टीचर है वो अपने हिसाब से जो उसको पढ़ाना होगा पढ़ा रहा होगा चैप्टर में। एक्स क्या कर रहा होगा, वो भी अपना काम अपने आप इंडिपेंडेंटली कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़ाने चला आ रहा होगा आपको, वो उसका काम क्या है, उसका काम ये है इन दोनों लोग को चेक करना कि ये सही पढ़ा रहे हैं, गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सी और डी को चेक करने का काम वाई का है, तो ये भी इंडिपेंडेंटली एक्स और वाई अपना काम कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल का काम क्या है, प्रिंसिपल का काम यह है कि वो एक्स और वाई को चेक करता है कि ये दोनों लोग अपना काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पढ़ाने के लिए क्लासों में, तो ये सब चीज़ नहीं हो सकती। इसी को कहते हैं क्या, सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाट वर अर्ली रिपब्लिक्स इन इंडिया लाइक। अब इंडिया में अर्ली रिपब्लिक्स किस तरीके की थी, तो रिपब्लिक का मतलब पहले आप समझ लीजिए क्या होता है, जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जो होता है, जो हेड होता है वो इलेक्टेड मेंबर होगा। ठीक है, अब जैसे इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहा जा सकता है, इंडिया को रिपब्लिक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ का जो हेड है इंडिया का, हेड कौन है इंडिया का, प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट कैसी पोस्ट है, इलेक्टेड पोस्ट है। अब प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि किसी खानदान का कोई प्रेसिडेंट बन गया है तो उसके खानदान के ही लोग ही प्रेसिडेंट बनते रहेंगे। जहाँ पर इलेक्टेड पोस्ट होती है इसका मतलब वो जगह जो है, वो कंट्री जो है वो रिपब्लिक है। इसीलिए इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो पहले अगर आप देखेंगे एंशिएंट टाइम में भी भारत में रिपब्लिक थी। जैसे वज्जी महाजनपद हो गया, यहाँ पर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी, मतलब कोई भी डिसीजन लेना होता था तो उसके लिए बाकायदा प्रॉपर इलेक्शंस होते थे, पूछा जाता था सबसे, तो ये कहीं ना कहीं रिपब्लिक का एक एग्जाम्पल है। लीडर्स वर इलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट। अब लीडर्स को इलेक्ट किया जाता था मेरिट के हिसाब से, ऐसा नहीं किसी को भी बना दिया या किसी खानदान को बना दिया, नहीं, जो अच्छा होगा जिसके अंदर मेरिट होगी उसी को बनाया जाएगा। चोल पीरियड इन तमिलनाडु ऑल्सो शोज साइंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। अब देखिए चोल जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए हैं कि इनके यहाँ विलेज सभाज होती थी। जैसे सबसे नीचे अगर आप देखेंगे पंचायत होते हैं आज, तो इस तरीके से चोल में बहुत पहले से ही सभा और समिति हुआ करती थी और वहाँ पर इलेक्शंस होते थे। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारे इंडिया में पहले से ही रिपब्लिक थी। व्हाट इज मोनार्की। मोनार्की क्या होती है, तो ये भी एक तरीके की गवर्नमेंट है। इन विच किंग और अ क्वीन कॉल्ड मोनार्क रूल्स द कंट्री। तो इसमें क्या है, जो मोनार्क होगा या जो किंग और क्वीन होगा वही क्या करेगा, कंट्री को रूल करेगा। रूल का मतलब क्या है कि वही लॉ बनाएगा, वही लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगा और वही लॉ को चेक भी कर देगा कि हाँ ये सही है लॉ, गलत नहीं है। तो कोई जुडिशरी उडिशरी यहाँ पर नहीं होती, कोई जज वज नहीं होता इसमें। ठीक है, तो मोनार्कीज आर यूजली हेरिडिटरी, और ये हेरिडिटरी होती हैं। जैसे मान लीजिए आज ए मोनार्क है तो कल इसका जो लड़का होगा वो भी मोनार्क हो जाएगा।
फिर इसका जो लड़का होगा सी, वो भी मोनार्क होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे मुगल पीरियड, तो मुगल पीरियड इंडिया का क्या था, मोनार्की तो थी कि सबसे पहले कौन आया, बाबर आया, फिर कौन आया, हुमायूं आया, हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर आया, इसके बाद कौन आया, जहांगीर आया, फिर कौन आया, शाहजहां आया, फिर कौन आया, औरंगजेब आया, फिर कौन आया, फिर और ऐसे ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे लेटर मुगल्स आए, और फिर एंड हो गया मुगल एम्पायर। क्योंकि लेटर मुगल्स क्या थे, जो ये लोग बना के गए थे, इन्हीं को ही क्या कर रहे थे, ये लोग बढ़िया आराम उठा रहे थे इसका। ठीक है, तो इस वजह से मुगल पीरियड क्या हो गया, खत्म हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसमें क्या डिफरेंस है, एब्सोल्यूट मोनार्की अगर आप देखेंगे तो मोनार्क के पास सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया था, लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई, जुडिशियल पावर्स हो गई, और एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई, ये सब किसके पास हैं, केवल और केवल मोनार्क के पास है, किसी और के पास नहीं है। जैसे सऊदी अरब, सऊदी अरब में क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, जैसे यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। अब वहां पर क्या है, मोनार्क के पास सेरिमोनियल पावर है, मतलब नाम की केवल पावर है, केवल साइन करने की पावर है। ठीक है, जबकि रियल पावर जो है किस में लाई करती है, इलेक्टेड पार्लियामेंट में और प्राइम मिनिस्टर में लाई करती है, मतलब जो इलेक्शन के थ्रू लोग पहुंचे हैं उनमें लाई कर रही है। तो ये अच्छी चीज है। थियोक्रेसी क्या होता है, गिव एग्जांपल। थियोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर स्टेट इज गवर्न बाय रिलीजियस लॉज एंड लीडर्स। तो जैसे शरिया है, तो ईरान में क्या है, शरिया के तहत एक तरीके से रूल होता है। ठीक है, शरिया में जो चीज़ लिखी होगी उसी को ही फॉलो किया जाएगा, तो ये रिलीजियस लॉ है। और वहाँ पर जो लीडर्स हैं वो भी एक तरीके से रिलीजियस लीडर्स हैं, तो वही क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं थियोक्रेसी। एग्जाम्पल क्या है, ईरान का एग्जाम्पल है। इस्लामिक क्लेरिक्स जो हैं, इनको एक सिग्निफिकेंट अथॉरिटी दी गई है, पावर दी गई है, अलोंगसाइड इलेक्टेड ऑफिशियल्स। कुछ इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी होते हैं, वो भी साथ ही साथ में काम करते हैं। हु वॉज एडोल्फ हिटलर एंड व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट डिड ही लेड। एडोल्फ हिटलर कौन था, तो ये डिक्टेटर था, कहाँ का, नाजी जर्मनी का। नाजी पार्टी थी जर्मनी की, तो वहाँ का क्या था, हिटलर डिक्टेटर था। ही लेड अ डिक्टेटरशिप वेयर ही हेल्ड एब्सोल्यूट। अब देखिए यहाँ पर क्या था, इसने डिक्टेटरशिप मतलब एक तरीके से डिक्टेटर था, तो डिक्टेटरशिप कर रहा था, सारी की सारी एब्सोल्यूट पावर इसके पास थी, और मास एट्रोसिटीज बहुत लोगों को इसने मार दिया था। मेनली अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस एक तरीके से वॉर इसने कर दी थी। और जो आपने सुना होगा, ज्यूस को बहुत मारा था इसने। जो आप देखेंगे इज़राइल में लोग रहते हैं उनको ज्यूस कहते हैं, ये पूरा रिलीजन है। हालांकि इस्लाम से ही निकला है, ये भी अलग नहीं है। क्रिश्चियनिटी हो गया, मुस्लिम हो गया, ज्यूज हो गया, ये सबका जो अगर आप देखेंगे कि सबकी जो ओरिजिन है वो एक ही जगह की है। ठीक है, तो अब हैं तो सब भाई भाई, लेकिन लड़ रहे हैं आपस में, क्या किया जाए। तो होलोकॉस्ट का एक एग्जांपल है, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो ये सब किसने किया, एडोल्फ हिटलर ने किया है। ओलिगार्की क्या होती है, तो अभी हमने देखा था। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डेमोक्रेसी, तो ओलिगार्की में क्या होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल एंड पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। मतलब बहुत जो अमीर लोग होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वही केवल डिसीजन मेकिंग करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर लाइज विद इन द पीपल, लोगों में ही पावर है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोगों में पावर नहीं, सबके पास पावर है, सबके पास इक्वल पावर है, सबके पास एक ही वोट है। ऐसा नहीं है कि आकाश अंबानी या मुकेश अंबानी जो है वो 10 वोट दे सकते हैं, एक ही वोट वो भी देंगे। और भारत का जो सबसे गरीब इंसान है, मतलब गरीब सिटीजन है, वो भी एक ही वोट देगा। भारत का गरीब इंसान का मतलब होता है कि वो सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है, लेकिन जो सिटीजन है और भारत का है और कितना भी गरीब हो, उसके पास भी एक ही वोट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है डेमोक्रेसी में। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसको देख लेते हैं। Why is democracy considered a better form of government than monarchy, theocracy, dictatorship and oligarchy? तो डेमोक्रेसी क्यों बेटर, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि यहाँ पर गिव्स पावर टू पीपल, लोगों को पावर देती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन देती है, सिटीजन को अलाउ करती है कि अब अपने लीडर को चूज कर सकते हैं इलेक्शंस के थ्रू। इट होल्ड्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी बनाती है। क्यों, अगर गवर्नमेंट मान लीजिए लोगों के लिए काम नहीं करेगी, तो उस गवर्नमेंट को अगले 5 साल बाद क्या कर देगी, बदल देगी जनता। ठीक है, राइट को प्रोटेक्ट करती है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है। मोनार्की और डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की में क्या होता है, डेमोक्रेसी वर्क फॉर वेलबींग ऑफ ऑल पीपल एंड प्रिवेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। मतलब ये बताया गया है कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की में क्या होता है, इसमें सारे लोगों के वेलबींग के लिए बात नहीं होती है,
कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन सब में होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या है, सबके लिए काम करेगी गवर्नमेंट। आपने सुना भी होगा सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो वो यहीं से नारा लिया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर मतलब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो पावर है केवल एक ही पर्सन में ही है, या वेल्थ भी अगर आप देखेंगे एक ही पर्सन में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट होता है डेमोक्रेसी में। तो बड़ा चैप्टर था, आई होप सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।